हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपके लिए हिंदी साहित्य का नया टॉपिक आज यानी कि जो सेकेंड ईयर में है यानी कि बीए सेकेंड ईयर के सभी छात्र छात्राएं हिंदी ले रखे हैं, उनके लिए आज का नया मॉडल पेपर हल पेपर लेके आ रहा हूँ आपके बीच में। सबसे बड़ी बात ये रहेगी आज आपके बीच में कि आज का जो न्यू सिलेबस रहेगा आपका, और इसमें आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, तो सारी चीज़ें इसमें मैं आपको गणना करवाएंगे कि कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक। और ये मैं बता रहा हूँ कि आपको ये आज की क्लास जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ मैं बता दिया कि इसमें इससे ज़्यादा आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा, और जो भी आपको होगा, जो भी आपको नहीं समझ में आएगा वो ज़रूर आपको दोबारा बताने की पूरा प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए चलते हैं आपके मॉडल पेपर की मॉडल पेपर किस तरीके से आया है आपके बीच में। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी आज का जो सेकेंड ईयर के बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में छात्र छात्राएं हैं, हिंदी का टॉपिक है वो ज़रूर देखें क्योंकि पेपर नज़दीक है, और अच्छे से तैयारी करें। और इसका अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक जाएगा, वहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए लेके चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। आज का मॉडल पेपर आपका रहा है कुछ ये आपका रहा यानी कि बीए प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर हिंदी। प्रश्न पत्र आपका दे रखा है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। यहाँ पे आपका होगा सभी प्रश्न अनिवार्य है खंड आ। 50 शब्दों में होना चाहिए आपका। ये पहला का फर्स्ट आता है आपका दोस्तों कि कार्यालयी हिंदी के कौन कौन से क्षेत्र हैं। अब इसमें आपको लिखना है दोस्तों कि कार्यालयी हिंदी के कौन कौन से क्षेत्र हैं। पहला तो आपका आता है इसमें, पहला आपका आएगा इसमें कि कार्यालयी हिंदी के प्रयोग क्षेत्र में निम्नलिखित है। पहला आपका आएगा टिप्पणी लेखन। क्या आता है आपका? टिप्पणी लेखन। इसमें आपका आएगा टिप्पणी लेखन। दूसरा आपका आता है इसमें प्रारूपण। दूसरा क्या आता है? प्रारूपण। इस तरीके से आपका होता है। फिर तीसरा आपका आता है इसमें आपका आएगा संक्षेपण। फिर चौथा आपका आएगा इसमें कि प्रतिवेदन लेखन। पांचवा आपका कार्यवृत्त। पांचवा क्या आएगा आपका? कार्यवृत्त लेखन। उसके बाद फिर छठा आपका है कार्यालय अनुवाद कार्य। तो इस तरीके से आपका यानी कि कार्यालय भाषा में आपको मैंने यहाँ पे बताया कि कौन कौन से क्षेत्र इसके प्रमुख हैं। दूसरा आपका आता है कि पारिभाषिक शब्द का क्या अर्थ है बताइए, यानी कि पारिभाषिक शब्द का क्या अर्थ है इसके बारे में यहाँ पे आपको हम बताएंगे। पारिभाषिक अर्थ में आपको लिखना है कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों, यानी कि जो पारिभाषिक शब्द होता है जो उसकी सीमा होती है उसको पूर्ण रूप से बांध दी जाती है। जैसे आपकी होती है अंग्रेजी शब्द का, यानी कि जो अंग्रेजी शब्द है वो कहाँ से है दोस्तों? आपका वो होता है डेकोइटी। क्या होता है आपका? डेकोइटी। ये आपका आता है डेकोइटी से। उसके बाद में हिंदी में उसके लिए एक डकैती शब्द है। क्या होता है? हिंदी में उसका क्या आता है? डकैती। तो ये आपका क्या आता है इसमें? इसकी परिभाषा कर दी गई है कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालेंगे तो उसको डकैती कहेंगे। यानी कि जब 4 व्यक्ति से अधिक डाका डालेंगे तो उसको डकैती कहेंगे। जिन शब्दों में, यानी कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वह पारिभाषिक शब्द होते हैं। क्या होता है दोस्तों? इसमें आपका पारिभाषिक शब्द होता है। जिन शब्दों की अगर बात करें तो भाषा जो है वो बांध दी जाती है उसे हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। फिर तीसरा आपका आता है इसमें पद नाम से क्या समझते हैं आप। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका ये भी है कि यानी कि पदभाषा क्या है।
पद नाम से क्या आशय है आपका? तो इसमें आपका आएगा पदनाम। पदनाम का जो मतलब है यानी कि पद धन जो होगा आपका, यानी कि पद धन नाम, क्या आएगा? पदनाम। हिंदी का अर्थ है स्थान, उसके बाद ओहदा आदि। इस प्रकार पदनाम शब्द व्युत्पत्तिपरक अर्थ है किसी स्थान अथवा ओहदा का नाम। यानी कि डॉक्टर हरदेव बाहरी ने, यहाँ पे आपको हम बताएं कि डॉक्टर हरदेव बाहरी ने यहाँ पे डॉक्टर हरदेव बाहरी जी ने कहा है कि अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में पदनाम का पर्याय वो जो है डिजाइनेशन दिया है। जिस प्रकार हर व्यक्ति अपना नाम होता है उसी से पहचान होती है, उसी प्रकार उद्योग व्यवसाय अथवा सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति का अपना पद होता है और पद का निर्धारण कार्य के स्तर, भेद या तात्पर्य के आधार पर किया जाता है। जैसे अध्यापन करने वाले को अध्यापक कहा जाता है, परीक्षण करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? परीक्षक कहते हैं, निर्देश देने वाले को निर्देशक कहा जाता है। और इसी प्रकार कार्य के विशिष्ट स्तर के अनुसार कार्यरत व्यक्ति को संबोधन भी विशिष्ट प्रकार का होता है। इसी को हम कहते हैं पद नाम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम इसको कहते हैं हम पदनाम। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट कि आवेदन पत्र किसे कहते हैं। अब आवेदन पत्र किसे कहते हैं ये चीज़ें भी आपको जानना ज़रूरी है कि कभी कभी पूछ लिया था कि आवेदन पत्र हम किसे कहते हैं, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को कम समझ में आता है। आवेदन पत्र में आपको लिखना होता है जब हम किसी व्यक्ति से कोई आग्रह या अनुरोध या निवेदन करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उस समय जो आवेदन जिस पत्र में लिखकर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? आवेदन पत्र कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? आवेदन पत्र कहते हैं। फिर आपका 5वां क्वेश्चन आता है कि प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं। प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं, इसका आपको लिखना है कि कोई संस्थान या व्यक्ति जब किसी विषय या बैठक में लिए गए निर्णयों का जन सामान्य तक पहुंचाना चाहता है तो उसे हम प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। यानी मान लो अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, एक दूसरे के बीच में आप देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस कर दिया जाता है, तो वहाँ से एक न्यूज़ के प्रकार से आप लोगों का प्रेस के द्वारा पहुँच जाता है। यानी कि समाचार जिसे कहते हैं, न्यूज़ जिसे हम लोग कहते हैं, उसी के प्रेस यानी कि प्रेस विज्ञप्ति को इसी को कहते हैं। यानी कि जो निर्णय लिया जाता है उसको यानी कि बात करें तो जनता में कि फैलाने की जो प्रक्रिया होती है वो किसकी होती है? प्रेस की होती है। तो यही हमारा प्रेस विज्ञप्ति होता है। उसके बाद में फिर आपका आता है 6वां कि प्रारूपण को स्पष्ट कीजिए। प्रारूपण को स्पष्ट कीजिए। प्रारूपण क्या होता है? प्रारूपण होता है दोस्तों, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। अब इसमें आपका प्रारूपण आएगा कि प्रारूपण की अंग्रेजी में हम बोलते हैं इसको ड्राफ्टिंग। क्या बोलेंगे इसको? हम ड्राफ्टिंग बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे ड्राफ्टिंग। इसका मतलब ये होता है कि ड्राफ्टिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्टिंग का अर्थ होता है किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना। यानी कि ड्राफ्टिंग का अर्थ होता है किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना। सामान्य अर्थों में प्रारूपण से अभिप्राय पत्रों, सूचनाओं, परिपत्रों और समझौते के प्रारूप तैयार करने से है, जिन्हें हम सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों में आए दिन तैयार किया जाता है। यही हमारा होता है प्रारूपण, यानी कि ड्राफ्टिंग होता है। क्या होता है? ड्राफ्टिंग होता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के आशय को स्पष्ट कीजिए। यानी कि 7वां क्वेश्चन आपका आता है कि कंप्यूटर के आशय को स्पष्ट कीजिए। इसमें आपका आएगा कि कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट से बना है। किससे बना है आपका? वो बना है आपका कंप्यूट से। कंप्यूट का आशय है गणना करना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों?
इसका मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है गणना करना। क्या होता है? इसका मतलब होता है गणना करना। यानी कि गणना करना हो गया आपका। इस प्रकार कंप्यूटर गणना के लिए किया गया ऐसा आविष्कार जो तीव्र गति से, यानी कि जो तीव्र गति से गणितीय गणना देता है और यानी कि गणितीय गणना देता है, कंप्यूटर कहते हैं। यानी कंप्यूटर किसे कहते हैं? इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। और कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सूचनाओं अथवा डाटा के आधार पर कार्य करती है, कंप्यूटर कहलाती है। उसके बाद में फिर आपका आएगा इसमें कि कंप्यूटर संकलित सूचनाओं को क्रमबद्ध, यानी कि क्रमबद्ध जानकारी देता है। इसलिए यानी कि इसलिए जब कंप्यूटर इसमें आपका है, इसलिए अब कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसर भी कहा जाता है। और कंप्यूटर डाटा सूचना संकलित करके पुनः उसे क्रमबद्ध तरीके से सहज ही प्रस्तुत कर देता है और यही सूचनाओं को छापकर क्रमबद्ध रूप से उपस्थित कर सकता है। कंप्यूटर का वास्तव में गणित में कोई विशेष संबंध नहीं है, फिर भी गणित से जुड़े होने के कारण इनका कंप्यूटर नाम ही सर्वनाम में प्रचलित हो गया। उसके बाद में फिर आपका आता है कि कंप्यूटर की विशेषताएं लिखिए। यानी कंप्यूटर की क्या विशेषता है, इसको हम आपको बताएंगे। कंप्यूटर की विशेषताओं में आपको लिखना है, पहला तो आपका आएगा कंप्यूटर की विशेषताओं में, पहला आपका आ जाएगा इसमें कि कंप्यूटर बहुत तीव्र से गति से कार्य करने वाली मशीन है। दूसरा आपका हो जाएगा इसमें कि कंप्यूटर की काम करने की जो परिशुद्धता है वो उच्च कोटि की होती है। तीसरा आपका आता है कि बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर का विलक्षण क्षमता है। चौथा आपका आता है इसमें कि कंप्यूटर में स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। और उसके बाद फिर पांचवा जो आपका आता है इसमें कुछ इस प्रकार से, कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण यानी कि संवेगहीन होता है। क्या होता है? संवेगहीन होता है। उसके बाद में फिर आपका आता है, यानी कि मैंने यहाँ पे आपको पांचवा बताया, इस यानी कि प्रारूपण क्या है, कंप्यूटर से क्या आशा है, कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में यहाँ पे आपको मैंने बताया। उसके बाद में फिर आपका आएगा पल्लवन की परिभाषा दीजिए। अब पल्लवन की परिभाषा क्या है इसको हम ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे आपको लिखना है कि अंग्रेजी विद्वान बेन के अनुसार, यानी कि अंग्रेजी विद्वान जो है वो बेन के अनुसार कहा गया है कि पल्लवन का अर्थ है किसी कथन, यानी कि किसी कथन को एक परिच्छेद में विस्तृत करना, इसमें मूल विचार को विकृत करने अथवा अवांछनीय सामग्री देने का निषेध होता है। तो यही हमारा होता है क्या दोस्तों, पल्लवन होता है। यानी कि जो पल्लवन का अर्थ कहा गया है वो परिच्छेद में विस्तृत करना है और इसमें मूल विचार को विकृत यानी कि बढ़ावा देना तथा अवांछनीय सामग्री देने में निषेध है। यानी कि जो अवांछनीय सामग्री है हमारी, यानी कि अभिकारक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम ना के बराबर मानते हैं, यानी कि निषेध कर देते हैं। तो यही हमारा होता है पल्लवन। उसके बाद में आप कि संक्षेपण, संक्षेपण क्या है। संक्षेपण में हम आपको ज़रूर बताएंगे इसमें संक्षेपण क्या है। आपका संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या है। अब आपको बताएं संक्षेपण का जो शाब्दिक अर्थ है इसके बारे में। संक्षेपण का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ है वो छोटा करना, यानी कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, छोटा करना होता है। क्या होता है इसमें आपका, छोटा करना और सार प्रस्तुत करना, यानी कि सार, संक्षेप आदि। इस प्रकार संक्षेपण का अर्थ हुआ एक बड़े अनुच्छेद में अभिव्यक्त विचारों का समाज शैली में प्रस्तुत, यानी कि सार संक्षेप। यहाँ पे आपको डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी के शब्दों में कहा गया है कि संक्षेपण किसी अवतरण अथवा किसी प्रपत्र अथवा किसी एक विषय पर लिखे गए अनेक प्रपत्रों या पत्रों आदि के सार तत्व अथवा मूल विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने की कला है। यही हमारा होता है संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे
संक्षेपण के शाब्दिक अर्थ के बारे में बताया। संक्षेपण के शाब्दिक अर्थ। उसके बाद में फिर आपका आता है इसमें खंडबा। खंडबा में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि खंड आ से ये आपके 10 क्वेश्चन थे। 10 में आपको सारी चीज़ बताया कि प्रत्येक क्वेश्चन का आपका 2-2 नंबर का होता है। इसमें आपका ये सारे क्वेश्चन आपके 1.5 2-2 नंबर के 2-2 नंबर का आपका होता है। इस तरीके से आपको मैंने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां और 8वां, फिर 9वां और एक क्रम वाइज आपको 10वां क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने एक एक करके बताया। तो आप लोगों का भी थोड़ा दायित्व बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। अब बात करते हैं खंडबा। खंडबा में कितने क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को लिखने हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करेंगे। इसमें आपका दे रखा खंडबा में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कुछ इस तरीके से आपके पेपर में लिख के आएगा। उसमें उसके बाद में फिर आपका आता है, इसको आपको फिर 200 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो 200 शब्दों में आपको लिखना है। पहला इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन है कि पारिभाषिक शब्दों को परिभाषित कीजिए, यानी कि पारिभाषिक शब्द को जो है वो परिभाषित करना है। पारिभाषिक शब्द क्या है, अब पारिभाषिक शब्द के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है कि उत्तर में आपका होगा पारिभाषिक शब्दावली का विकास जो है भाषा को वैज्ञानिक और तकनीकी अभिव्यक्ति को क्षमता प्रदान करने के लिए आवश्यक है। ज्ञान विज्ञान की अधिक शाखाओं में नई नई तकनीकें प्रगति करने और अन्य खोजों को अभिव्यक्त करने में समर्थ भाषा का भाविक और सामाजिक दृष्टि से विकसित और समृद्ध भाषा माना जाता है। पारिभाषिक शब्द का परिभाषा इस प्रकार है। डॉक्टर दंगल यानी कि डॉक्टर दंगल झाल्टे के अनुसार मतानुसार कहा गया है इसमें आपका कि पारिभाषिक जो शब्द सामान्य व्यवहार भाषा में प्रयुक्त ना होकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। फिर डॉक्टर यहाँ पे आपको डॉक्टर गोपाल शर्मा के अनुसार कहा गया है कि पारिभाषिक शब्द वह शब्द है जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर किया गया है। तो ये आपका क्या होता है, पारिभाषिक शब्द होता है। उसके बाद में फिर आपका आता है डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी जी के अनुसार कहा गया है कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो केवल विभिन्न विज्ञानों और शास्त्रों में सुनिश्चित अर्थ प्रयुक्त होते तथा उनकी जो विचार और शास्त्रों के संदर्भ में परिभाषा दी जाती है। जैसे अद्वैतवाद दर्शन आपका हो जाता है, दर्शन हो जाता है, यानी अद्वैतवाद दर्शन। कथानक जिसे कहते हैं आलोचना, क्रिया विशेषण यानी कि जिसे व्याकरण के अंतर्गत आता है आदि। चूँकि इस प्रकार के शब्दों की परिभाषा दी जाती है इसलिए इन्हें हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं अथवा अर्थ का प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से परिभाषित होने वाले शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। पारिभाषिक शब्दों को हिंदी में हम तकनीकी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम तकनीकी शब्द कहते हैं हिंदी में। पारिभाषिक को हम क्या कहते हैं, तकनीकी यानी कि तकनीकी शब्द कहते हैं हम। फिर आपका आता है दोस्तों कि नेक्स्ट पावर पॉइंट क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। अब पावर पॉइंट में हम आपको इसमें बताएंगे पावर पॉइंट होता क्या है। पावर पॉइंट में लिखना है आपको कि आपको हेडिंग लिखना है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया जिसका उपयोग स्लाइड बनाकर कंप्यूटर पर किसी विषय में यानी कि किसी विषय से संबंधित प्रदर्शन के लिए किया जाता है, जिसे हम पावर पॉइंट के नाम से जाना था। कोई मैंने समझ लो प्रोजेक्ट तैयार किया और उसको आपको प्रदर्शित करना है तो उसको हम पावर पॉइंट के माध्यम से ही प्रदर्शित करेंगे, यानी कि उसको हम चलाएंगे, एक एक चीज़ उसमें से आपको दिखाएंगे ये कैसे तैयार हुआ है। मान लो ये हमारा चौकोर वो है तो एक एक पॉइंट जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये इस तरीके से बनाया, फिर इस तरीके से, इसी को हम पावर पॉइंट के अनुसार आपको दर्शाएंगे। चौकोर यानी कि इसे हम कहते हैं आयत। आयत कैसे बनाया गया, तो कुछ इस तरीके से आपको पावर पॉइंट के जरिए पे यानी कि ये लाइन ऐसे ऐसे करके मेरा आपका ये कहेंगे आयत बन गया। अब वर्ग गोला बनाना है तो गोले भी इसी तरीके से बनेंगे। तो ये पावर पॉइंट होता है। इसमें आपको थोड़ा और आपको हम आगे बताएंगे कि
इसे पावर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में सूचनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का सबसे उपयुक्त जो माध्यम है वो पावर पॉइंट का माना जा सकता है। कक्षा में शिक्षक छात्रों के समक्ष किसी भी विषय तथ्यपरक प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं जो छात्रों के ज्ञानार्जन में प्रभावी सिद्ध होगा। हिंदी भाषा के विद्यार्थियों को शब्द भंडार, व्याकरण लेख, उदाहरण इत्यादि की जानकारी प्रभावी ढंग से दी जा सकती है। फिर आपको पता है पावर पॉइंट प्रारंभ करना, यानी कि क्या होता है दोस्तों, पावर पॉइंट को प्रारंभ करना। पावर पॉइंट प्रारंभ कैसे करते हैं इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत ज़रूर बताएंगे। पावर पॉइंट को प्रारंभ करने के लिए कंप्यूटर को चालू करके स्टार बटन पर क्लिक करेंगे, फिर प्रोग्राम मेनू पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन प्रोग्राम पर की सूची पटल आएगी। इस सूची में पावर पॉइंट पर क्लिक करके पावर पॉइंट को विंडो मॉनिटर पटल पर आ जाएंगे और यही पावर पॉइंट का खुलना कहलाता है। पावर पॉइंट प्रारंभ होने में मॉनिटर पटल पावर पॉइंट विंडो दिखाई देता है और पावर पॉइंट विंडो से नीचे दिखे तत्व दिखाई देते हैं जिनका उपयोग आवश्यकता अनुसार स्लाइडों का निर्माण किया जाता है। फिर उसके बाद में आपका था पहला, इसमें आएगा टाइटल बार। क्या आएगा आपका टाइटल बार। दूसरा आपका आता है इसमें कि मीनू बार। क्या आएगा इसमें आपका मीनू बार। फिर तीसरा आपका आता है स्टैंड बार। अब टाइटल बार में हम थोड़ा आपको बताएंगे कि विंडो को सबसे ऊपरी हिस्से में एक पट्टी होती है जिसे हम पावर पॉइंट के नाम से, दूसरे छोर पर विंडो के आकार का छोटा करने के लिए मिनिमाइज बटन, आकार बड़ा करने का मैक्सिमाइज बटन तथा विंडो को बंद करने के लिए रिस्टोर बटनों के चिन्ह होते हैं। दूसरा पता है मीनू बार। टाइटल के बार के ठीक नीचे एक पट्टी होती है जिसे हम मीनू बार कहते हैं। इस मीनू में फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, स्लाइड, शो, विंडो तथा हेल्प नामक बटन मिलेगा। फिर तीसरा हुआ स्टैंडर्ड टूल बार, यानी कि मीनू बार के नीचे एक पट्टिका में छोटे छोटे चित्रों के रूप में कुछ कमांड तथा ऑप्शन दिए गए होते हैं। प्रयोक्ता वांछित कमांड ऑप्शन के लिए इनमें से किसी पर एक क्लिक कर सकता है। फिर चौथा आपका आता है दोस्तों इसमें कि यानी कि फॉर्मेट बार। पावर पॉइंट की विंडो में फॉर्मेट बार भी है। इस बार की सहायता से प्रयोक्ता फ़ॉन्ट का टाइप, प्रकार व साइज, रंग, रेखांकन, आकार आदि की व्यवस्था करता है। फिर पांचवा आपका आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या आता है, इस बार की सहायता से प्रयोक्ता अपनी प्रस्तुतिकरण की स्लाइड के संबंध से वांछित जानकारी प्राप्त कर सकता है। और स्टेटस बार में विभिन्न व्यू बटन होते हैं और इन बटनों की सहायता से किसी स्लाइड को विभिन्न प्रकार से देखा जाता है। इसी बार से ही वर्तमान स्लाइडों की संख्या, कुल स्लाइडों की संख्या भी ज्ञात हो सकती है। फिर छठा आपका आता है कि पावर पॉइंट विंडो के मीनू बार के ठीक नीचे स्टैंडर्ड टूल बार होता है। इस बार में कट, पेस्ट, ओपन, सेव आदि से संबंधित कुछ चित्रमय बटन होते हैं। माउस की सहायता से इसे क्लिक करने उनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिर सातवां ड्राइंग टूल बार। मुख्य स्क्रीन के नीचे बाईं ओर ड्राइंग टूल बार होती है। इस बार की सहायता से प्रस्तुतिकरण में वृत्त, आयत, रेखांकन आदि की कार्य किया जा सकता है। फिर आपका विद्यार्थियों के लिए जो प्रेजेंटेशन का महत्व होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रेजेंटेशन देना शैक्षणिक पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक पाठ्यक्रम है जिसमें छात्रों को प्रेजेंटेशन स्किल के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। उसमें उन्हें शिक्षकों द्वारा दिए गए विषय के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने का मौका मिलता है। दर्शकों से बात करने की विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना उन्हें आगे या उच्च शिक्षा अपने समय से मिलने वाले सबसे बड़े लाभों में से एक है। विद्यार्थी जीवन के प्रत्येक चरण में जो भी वे अध्ययन करते हैं हर विषय से स्पष्ट रूप से और आत्मविश्वास से पेश करने की क्षमता बहुत मूल्यवान है। यह उन्हें अकादमिक कार्य, नौकरी के साक्षात्कार और अनेक भविष्य में कामकाजी जीवन में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा उन्हें उनके पेशेवर विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। प्रभावी संचार के कैरियर में उनका मदद करता है। प्रेजेंटेशन फाइल यानी कि के लिए विषय का चयन करना बहुत महत्व रखता है और ये ना सिर्फ उस विषय में हमारी रुचि को बढ़ाएगा बल्कि नए विषयों में आपको यहाँ पे अवसर भी मिलेगा। उसके बाद में फिर आपका आता है कि हिंदी प्रेजेंटेशन को टॉपिक, समाज, देश
आत्म विकास, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, कंप्यूटर इत्यादि पर आधारित लगभग सभी सामान्य विषयों में संबंधित हो सकते हैं। कुछ नवीनतम विषयों में संबंधित विषय यानी टॉपिक मिलते हैं। आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के विषय हिंदी में पहला तो आपका आता है इसमें कि सोशल मीडिया और व्यवसाय तथा समाज पर इसके प्रभाव। दूसरा आपका आता है इसमें कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग कारण और उपाय। तीसरा आपका जलवायु परिवर्तन एक यानी कि वैश्विक चुनौती। फिर चौथा तकनीकी बेरोजगारी। पांचवा डिजिटल भारत यानी डिजिटल इंडिया चुनौतियाँ। छठवां आता है गरीबी और उसके कारण। फिर सातवां आपका आता है इसमें कि शैक्षणिक स्वतंत्रता। आठवां महिला सशक्तिकरण। नौवां मानवीय पूंजी निर्माण। 10वां प्रतिभा पलायन यानी कि प्रतिभा पलायन। 11वां जीवन में सौंदर्य बोध का महत्व। तो इस तरीके से आपको पावर पॉइंट के बारे में मैंने थोड़ा बहुत जो जानकारी मिलती है इसमें आपको मैंने बताया। उसके बाद फिर आपका आता है प्रभावी पत्र। क्या होता है दोस्तों? प्रभावी पत्र से की क्या विशेषताएं हैं, यानी प्रभावी पत्र की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। प्रभावी पत्र होता क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसमें आपको लिखना है कि प्रभावी पत्र की विशेषताएं क्या आएगा इसमें आपका प्रभावी पत्र की विशेषताएं क्या है। प्रभावी पत्र की जो विशेषताएं हैं कुछ इस प्रकार से लिखना होगा आपको। यहाँ पे प्रभावी पत्र की विशेषताएं हेडिंग हो जाएगा। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयुक्त पत्रों की रचना, प्रक्रिया, शैली तथा भाषा की एक अपना विशिष्ट परंपरा एवं पद्धति होती है। सामान्यतः सरकारी कार्य विशिष्ट ढर्रे पर चलते हैं। फिर आपको प्रभावी में इसमें आएगा ऐसे पत्रों में ना तो स्वतंत्र विचारों एवं भावों के स्थान होता है, ना स्वतंत्र शैली का आविष्कार ही किया जाता है, परंतु युग परिवर्तन के साथ साथ जिस प्रकार शासन प्रणाली बदलती है उसी प्रकार उसकी कार्य प्रणाली भी बदलाव आना जरूरी है। जो शासन प्रणाली बदलती है उसी प्रकार शासन प्रणाली भी बदलती है। और प्रभावशाली पत्र लेखन के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की ओर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। सरलता आदर्श पत्र लेखन की अनिवार्यता होती है। पत्र दुर्बोध न हो और आवश्यक है पत्र लेखन के विचार तथा पत्र के उद्देश्य प्रेषित को समझ में सहज भाव में आना चाहिए। दुर्बोध पत्र का कोई उपयोग नहीं है। पत्र द्वारा कही जाने वाली बातों एवं तथ्यों को सीधे ढंग से प्रसारित करना और स्पष्ट रूप से दिखाई देना जाना चाहिए। पत्र में किसी प्रकार का उलझन आदि पैदा न करके सहज व स्वाभाविक रूप से पत्र लिखा जाना चाहिए। व्यवहारिक पत्र में भी साहित्यिक व अलंकृत शब्दों की आवश्यकता नहीं है। पत्र द्वारा पांडित्य प्रदर्शन और मूर्खता का परिचायक है। तो यही हमारा प्रभावी पत्र होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रभावी पत्र होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे मैंने प्रभावी पत्र के बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी मिलती है उसमें आपको मैंने बताया। फिर पांचवा क्वेश्चन आपका आता है कि संक्षेपण किसे कहते हैं। संक्षेपण के बारे में आप इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है ये भी आपका। और ये क्वेश्चन आपका जो है वो बार बार आपके पेपर में पूछा भी जाता है। अब आपका संक्षेपण जो है वो शाब्दिक अर्थ पूछा गया है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यानी कि संक्षेपण का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो छोटा करना होता है। आप लोग को पहले ही बताया है कि शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना या सार प्रस्तुत करना, सार, संक्षेप आदि। इस प्रकार संक्षेपण का अर्थ हुआ एक बड़े अनुच्छेद में अभिव्यक्त विचारों को समाज शैली में प्रस्तुत सार संक्षेप। डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी के शब्दों में संक्षेपण संक्षेपण जो है वो किसी अवतरण अथवा किसी परपत्र पर लिखे गए अनेक परपत्रों पर पत्रों आदि के सार तत्वों अथवा मूल विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने की कला है। तो यही संक्षेपण होता है। अब संक्षेपण की जो विशेषताएं हैं वो भी आप थोड़ा बहुत जान लीजिए। इसमें आपका आता है श्रेष्ठ संक्षेपण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला तो इसमें आपका आता है, यानी कि पहला क्या आता है इसमें दोस्तों आपका, इसमें आपका पहला आएगा कि मूल का सार। क्या आएगा इसमें आपका? मूल का
सार। इसमें आपको लिखना है कि संक्षेपण मूल का अनुलेखन है, जिसमें मूल के स्वर, भाव, विचार, प्रभाव तथा तथ्य का रक्षण आवश्यक है। इसमें अनावश्यक तथा अप्रासंगिक तथ्यों का परित्याग अपेक्षित है। क्या अपेक्षित है? तो यही हमारा होता है मूल का सार। फिर दूसरा आपका आएगा इसमें कि क्रमबद्धता। क्रमबद्धता में आपको लिखना है कि मूल अनुच्छेद से अभिव्यक्ति या निरूपित मुख्य भावों एवं विचारों की क्रमबद्धता स्थापना पर संक्षेपण की दूसरी विशेषता है। असंबद्ध, असंगत, क्रमहीन भाव, विचारों तथा तथ्य का ही संक्षेपण में कोई स्थान नहीं है। फिर तीसरा आपका आता है इसमें दोस्तों संक्षिप्तता। संक्षिप्तता क्या होती है? संक्षिप्तता संक्षेपण की तीसरी अनिवार्य आवश्यकता है, वह उसका आधारभूत गुण है। संक्षेपण का आत्म ही संक्षिप्तता है, यानी कि संक्षेपण का जो आत्म है उसी को हम क्या कहते हैं? संक्षिप्तता कहते हैं। इसमें संक्षिप्तता वही होता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट व्यवहारिक यानी स्पष्टता। स्पष्टता यानी कि आपका जो चौथा है वो क्या आता है? स्पष्टता आता है। इसमें यह संक्षेपण की चौथी विशेषता है, जिसमें मूल भावों, विचारों तथा तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। इसको स्पष्ट रूप से आप लोगों को प्रस्तुत करना चाहिए इसमें। फिर पांचवा आपका आता है इसमें आपका उसके बाद पांचवा आप इसमें आएगा कि व्यवहारिक भाषा और प्रवाहमयता, यानी कि प्रवाहमयता। उसके बाद भाव संक्षेपण की भाषा का व्यवहारिक और प्रवाहमय होना उनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अतः इसके संक्षेपक को चाहिए कि वह कठिन, अलंकृत और समास बहुल भाषा का प्रयोग ना करे। इसमें आपका समास और बहुल भाषा का प्रयोग ना करे। तो इस तरीके से आपका संक्षेपण के बारे में जो उसकी विशेषताएं हैं ये चीज़ें बताया। उसके बाद में फिर आपका छठा क्वेश्चन आता है कि अधिसूचना क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। यानी इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी क्या उपयोगिता मानी गई है। उत्तर में आपको लिखना है इसमें कि शासन की ओर जो घोषणाएं जनसाधारण, यानी कि क्या होता है? जन साधारण के सूचनार्थ एवं सरकारी कार्यालयों तथा संबंधी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी के लिए केंद्रीय अथवा प्रांतीय सरकारों द्वारा उनके गजटों में प्रकाशित किए जाते हैं, उन्हें हम अधिसूचना कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अधिसूचना कहते हैं। उपयोग क्या है इसका? अधिसूचना का उपयोग सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि, अवकाश, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, अधिनियमों, आदेशों और अधिकारियों के कार्यकारी अधिकारों आदि की सूचना देने के लिए किया जाता है। अधिसूचना भेजते समय यह स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि हम गजट के किस भाग से प्रकाशित की जाए। भारतीय गजट 4 भागों में प्रकाशित होता है। चारों भागों में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रकाशित होती हैं। ये सूचनाएं किसी प्रकार या व्यक्ति विशेष को संबोधित करके नहीं लिखी जाती है। अधिसूचनाएं प्रायः अन्य पुरुष में लिखी जाती हैं और इनमें संख्या, मंत्रालय या विभाग या क्या होता है? विभाग का नाम, प्रेषक के हस्ताक्षर तथा उस पद संख्या का उल्लेख। जैसे आपका क्या आता है? जैसे आपका आएगा इसमें, मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें दिखा देते हैं आपको कि किस तरीके से आपका आता है। जैसे कि आपका यहाँ पे देखा भाग 1, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा भाग 1, अनुभाग 2, गृह मंत्रालय नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2020, अधिसूचना, छुट्टी एवं अवकाश संख्या, श्री शिव प्रकाश IAS उप सचिव, गृह मंत्रालय को 27 दिन का उपार्जित अवकाश प्रदान किया जाता है, जो 20 सितंबर 2020 को लागू की होगा। और पदमुक्ति संख्या, अवकाश की जो समाप्ति पर श्री शिव प्रकाश IAS उप सचिव, गृह मंत्रालय की सेवाएं 16 अक्टूबर 2020 से स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। यहाँ पे विजय आनंद संयुक्त, यानी कि संयुक्त गृह मंत्रालय भारत सरकार, संख्या जो है वो 34 51 30 गृह और आवास। तो इस तरीके से आपका पूर्ण रूप से किया जाता है आपका।
तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से किया था। फिर आपका आता है उक्त अधिसूचना की अग्रिम प्रतिलिपियों निम्नलिखित की को प्रेषित की गई। नंबर 1 आपका आता है गृह संपर्क अनुभाग को गजट में प्रकाशन के लिए। दूसरा आपका आता है अवस्थापन यानी अधिकारी गृह मंत्रालय। तीसरा श्री शिव प्रकाश IAS। ये तीनों में आपका अधिसूचना के अंतर्गत में आपको यहाँ पे बताया गया है। यानी कि यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ बताया कि कैसे यानी उक्त अधिसूचना में जो अग्रिम प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित को प्रेषित की गई वो किसको, गृह यानी संपर्क में अनुभाग को, गृह संपर्क अनुभाग को गजट में प्रकाशन के लिए है। फिर दूसरा अवस्थापन अधिकारी गृह मंत्रालय को। तीसरा हुआ श्री शिव प्रकाश IAS। तो ये था आपका अधिसूचना के बारे में बताया। फिर आपका आता है कार्यालय नेक्स्ट यानी कि खंड सा। मैंने यानी कि इसमें आपको खंड बाकी जितने भी प्रश्न आपके उसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर खंड सा में केवल आपको 2 प्रश्न अनिवार्य हैं, 500 शब्दों में केवल लिखना है। इसमें आपका आता है 7वां जो होता है दोस्तों, इसमें आपका कार्यालयी आदेश किसे कहते हैं। कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, इसकी रचना शैली पर प्रकाश डालिए। इसको किस तरीके से आपको लिखना है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कार्यालय आदेश शासकीय पत्रों को वह रूप है जो किसी भी कार्यालय या मंत्रालय के कर्मचारियों को उनमें संबद्ध सूचनाएं देने के लिए लिखे जाते हैं। सरकारी कामकाज के एक प्रमुख संपर्क माध्यम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्यालय आदेश का उपयोग किसी मंत्रालय, संबद्ध विभाग, प्रभाग, अनुभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों के लिए अधिकारी अभिव्यक्ति द्वारा संबंधित कार्य हेतु किया जाता है। इसके द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन करना संबंधित कर्मचारियों का परम कर्तव्य है। ऐसे पत्रों का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। इसमें आपका पहला आता है अवकाश स्वीकृति या अस्वीकृत करने की सूचना। दूसरा आपका था नियुक्ति और पदोन्नति की सूचना। तीसरा आपका था अस्थायीकरण या स्थानांतरण आदि की सूचना देने हेतु। चौथा आपका था किसी विशेष कार्यविधि के नवीनीकरण, परिवर्तन आदि की सूचना। फिर आपका था नेक्स्ट किसी प्रशासकीय प्रदेश के पालन के संबंध में सूचना आदि। फिर छठा आपका आता है इसमें दोस्तों कि प्रशासन से संबंधित निर्देश की सूचना। फिर आपका था इसमें रचना शैली, यानी रचना शैली कैसी है कि जैसा कि नाम से ज्ञात होता है यह कर्मचारियों के प्रति आदेश के रूप में होता है। इसमें उत्तम पुरुष यानी अन्य पुरुष और एक वचन का प्रयोग किया जाता है। भाषा सरल, स्पष्ट एवं सीधी होती है। ऐसे पत्रों में किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं बरती जाती है। कार्यालय आदेशों में प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संबोधन, विषय और स्वनिर्देश कुछ भी नहीं लिखा जाता है। प्रारंभ में संख्या, कार्यालय का नाम, दिनांक और फिर कार्यालय आदेश होता है। आदेश के अंत में दाईं ओर यानी कि आदेशकर्ता के नाम होता है, दिनांक होता है, फिर कार्यालय आदेश होता है। यानी आदेश के अंत में दाईं ओर आदेशकर्ता यानी कि अधिकारी के हस्ताक्षर, पद, नाम लिखा रहता है। इसके सामने ठीक बाईं ओर व्यक्तियों और विभागों, कार्यालयों आदि के नाम लिखे जाते हैं जिनका यह आदेश क्या होता है, पत्र भेजता है। अंग में आपका आता है इसमें पत्र संख्या, प्रेषक कार्यालय का नाम, फिर आपका स्थान और दिनांक, फिर आपका है कार्यालय आदेश की विषय वस्तु, फिर प्रेषक का हस्ताक्षर या और उसका पद का नाम, फिर आता है पृष्ठांकन, फिर रूपरेखा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे है, यानी कि इस जो भी आपको हो सकता है मैं आपको पूर्ण रूप से बताता हूँ। और इसका जो आपको रूपरेखा है कि इसको कैसे लिखा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, ये सारी चीज़ मैं आपको अलग से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। जो इसका लॉन्ग आंसर का वीडियो होता है उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। रचना शैली में आपका आएगा ये सारी चीज़ें। उसके बाद में फिर आपका आएगा इसमें पत्र संख्या, भारत सरकार, मंत्रालय, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पट्टिका में दिखाई जाएंगी कि किस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। और इसमें जो कुछ भी होगा इसमें आपका एक एक पॉइंट आपको दिखाएंगे कि इसमें कैसे कहाँ भरा जाएगा, इसमें नाम किसका आएगा, प्रतिलिपियों में क्योंकि अधिकारियों की जो सूचना प्रेषित किया जाएगा, फिर अधोलिखित लिपिकों को
उनके वर्तमान पद पर उनके नामों के सम्मुख उल्लिखित स्थानों को स्थानांतरित, यानी कि जिसको ट्रांसफ़र कागज़ किया जाता है उनको। उसके बाद में उदाहरण नंबर 1 में उदाहरण इसमें समझाया जाएगा कि कार्यालय का आदेश दिया जाएगा। उसके बाद में फिर ये सारी चीज़ आपको जो कार्यालय का जो पत्र संख्या होता है, पत्रांक होता है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे गजट के अनुसार बताया जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि यानी कि 7वां क्वेश्चन में लगता है इसमें केवल आपको 2 ही करेक्ट प्रश्न करने हैं। तो पहला आपको बता ही दिया है, 5 शब्दों में 1 प्रश्न होना चाहिए आपका। 8वां आपका परिपत्र किसे कहते हैं। परिपत्र का प्रारूप बनाते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें आपका होगा कि परिपत्र पत्राचार का स्वतंत्र रूप न होते हुए भी प्रशासकीय और व्यवहार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होता है। जब कोई सरकारी पत्र यानी कि कार्यालय ज्ञापन एक अत्यंत व्यक्तियों को भेजा जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। ज्ञापन एक साथ अनेक व्यक्तियों को हम भेजें तो उसे परिपत्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो दूसरे शब्दों में जब केंद्र सरकार से सभी राज्य सरकारों को कोई एक पत्र सरकारी पत्र भेजा जाए तो उसे हम परिपत्र कहा जाता है। विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा उनके अधीनस्थ कार्यालयों, संलग्न विभागों, अनुभागों, प्रभागों आदि को एक समान सरकारी सूचनाएं, आदेश या अनुदेश तथा निर्देश भेजने हो या मंगाने हो तो उसे हम परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। परिपत्र द्वारा आदेश, अनुदेश तथा विषय वस्तु को सीधे प्रक्षेपण किया जाता है। परिपत्र की विशेषता यह होती है कि इसका प्रेषक एक ही होता है और विषय वस्तु भी एक ही होती है, पर आवश्यकता अनुसार इसे अधीनस्थ तथा संलग्न कार्यालयों के नाम भेजा जा सकता है। आवश्यकता अनुसार परिपत्र जो होगा, पहला तो आपका सरकारी कार्य यानी कि सरकारी पत्र, दूसरा कार्यालय ज्ञापन, तीसरा ज्ञापन, इन तीनों रूपों में लिख सकते हैं। रचना शैली में आपका परिपत्र का प्रारूप तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सा। पहला तो आपका आता है कि परिपत्र तैयार करते समय चिंतन मनन की ज़रूरत होती है। दूसरा आपका आता है कि परिपत्र की रचना प्रायः सरकारी पत्रों की भांति होनी चाहिए। तीसरा, परिपत्र की उचित सामग्री तथा विषय वस्तु का संयोजन सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। फिर चौथा आपका आता है दोस्तों कि सारा पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। पांचवा, परिपत्र में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा तथा वाक्य रचना स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। छठवां, परिपत्र में प्रयुक्त वाक्य विन्यास, वाक्यांश तथा पद विन्यास छोटे छोटे और संक्षिप्त होने चाहिए। सातवां, तीव्र संप्रेषण के लिए परिपत्र संक्षिप्त एवं विषयानुसार होने चाहिए। फिर छठा, परिपत्र और प्रतिलिपियाँ जिन जिन कार्यालयों को प्रेषित की जाएंगी उनका कार्यालय पृष्ठांकन के रूप में आवश्यक होना चाहिए। अंग में आएगा क्रम संख्या, फिर प्रेषक मंत्रालय का नाम, प्रेषक का पद का नाम और पद। फिर चौथा, प्राप्तकर्ता के प्रेषिती का पद और पता होना चाहिए। पांचवा, स्थान का दिनांक, विषय, संबोधन, हस्ताक्षर, पद सहित और पृष्ठांकन। परिपत्र का अंक प्रायः वही होता है जो सरकारी पत्र का, किंतु अंतर केवल इतना है कि परिपत्र में यानी कि स्वनिर्देश में कोई शब्द नहीं लिखा जाता है। तो इसका भी यही चीज़ें होता है। इसका ग्राफ आपको मैं वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये सारे क्वेश्चन के जो आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको बताया है, इसके जो आपके वीडियो जो ग्राफ हैं उसको मैं आपको वीडियो में बता देंगे। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको 9वां क्वेश्चन की प्रेस विज्ञप्ति की विस्तृत में बात की है, ये भी आपको उस वीडियो में बताऊंगा। और 10वां प्रारूपण से आप क्या समझते हैं, इनके अंगों का उल्लेख करते हुए उदाहरण दीजिए। तो इस तरीके से आपका इसमें सारी चीज़ें होगा, यानी कि 9वां और 10वां आपका इसी में सारी चीज़ें बताया जाएगा। तो ग्राफ और ये दोनों क्वेश्चन यानी कि ये सारी चीज़ें आपको मैं अलग से वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे और आपको उसमें आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ग्राफ आपको एक छोटा सा दिखाया था पहले, तो थोड़ा सा वो दिक्कत था कि उसमें सारी चीज़ें है नहीं, और मैं अलग से सारी चीज़ें दिखाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। तो इसी के साथ मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।